हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए उसको देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे सिलेबस को समझने में भी इनसे सहायता मिलेगी और जो हमारे उत्तर लेखन होगा, जो हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, उनमें इन टर्म्स का प्रयोग करने से हमारी एक समझ भी वहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो चलिए देखते हैं ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे भी सीधे सीधे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको समझना काफी जरूरी है, या फिर किसी क्वेश्चन से जोड़ करके इनको पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो टर्म हम यहाँ पे लेते हैं वो है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की कई सारी जो है परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक जो बेसिक परिभाषा ये कही जा सकती है कि जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप समूह होता है, ठीक है, उसकी एक साझी विरासत पर आधारित सोच जो होती है, ठीक है, एक कॉमननेस की भावना होती है, एक सामान्य होने की भावना होती है। जैसे कि अब इस भावना के केंद्र में कुछ भी हो सकता है, जैसे लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, भाषाई राष्ट्रवाद भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसमें आप देखोगे, जो हमारा सकारात्मक राष्ट्रवाद है उसमें जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है, एक फीलिंग है जो मदरलैंड को लेकर के, वो हमारी, और जो हमारी इतिहास है, साझी विरासत है, उन सबसे डेवलप हुई जो एक सोच है, वो उसके केंद्र में रखी जा सकती है। तो जो नेशनलिज्म है वो कई तरीके से जो है मध्य युग से ही यूरोपीय नेशनलिज्म में नेशन स्टेट्स के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ था। फिर आगे चल करके ये किस तरीके से राष्ट्रवाद ने पूरी दुनिया में इसका जो विश्व इतिहास है आप उठा के देखोगे, तो विश्व इतिहास में राष्ट्रवाद का काफी महत्वपूर्ण रोल है। कई कई अगर अगर क्षेत्रों की बात करें तो जगहों पे देखेंगे कि नेशनलिज्म ने कहीं पे निगेटिव रोल निभाया है तो कहीं पे पॉजिटिव रोल। बेसिकली फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और 1789 में ही उदारवाद एक तरीके से शुरू हुआ था। उदारवाद के बाद से ही जो है एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, नेपोलियन ने जिसे पूरे यूरोप में फैलाया। तो जो एक तरीके से ये राष्ट्रवाद एक पहचान है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त अवधारणा है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको पढ़े, तो आइडेंटिफिकेशन विथ अ ग्रुप बेस्ड इन अ सेंस ऑफ द कॉमन हेरिटेज इंक्लूडिंग सम or all of these factors: language, ethnicity, racial origins, religion, geographic location, or political base. Also, the belief that the nation or nation state merits political loyalty, often associated with the goals of self determinance and independence. तो ये एक तरीके से सामूहिक जो साझा सोच होती है, किसी भी देश में रह रहे लोगों के बीच में जो एक साझा सोच है, उसको नेशनलिज्म के नाम से जाना जा सकता है। और ये नेशनलिज्म जो है एक तरीके से साझा गोल भी होता है, उसमें साझा लक्ष्य भी होते हैं। जैसे कि भारत को अगर एक महाशक्ति के रूप में विकसित करना है, विश्व गुरु बनाना है, ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रवाद की एक साझा लक्ष्य है। और सभी नागरिकों को जो है एक गुणवत्तापूर्ण और जीवन भी देना है, ऐसा एक लक्ष्य माना जा सकता है। जो यूरोपीय नेशनलिज्म की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये नेशनलिज्म ने कई सारे रोल प्ले किए, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रोल थे, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, ठीक है, तो इटली इटली एंड जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है, एक तरीके से वो राष्ट्रवाद के ही देन कह सकते हैं आप। जो एक नेशनलिज्म पैदा हुआ था नेपोलियन के जो प्रसार के टाइम पे। और जर्मन राष्ट्रवाद ने क्या किया, जो जर्मन राष्ट्रवाद था वो बाद के समय में ये उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया था, ठीक है। और जब यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी हो गया तो जर्मनी एक महाशक्ति के रूप में उभरा, और उस समय पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का राज था। तो ब्रिटेन का एक तरीके से साम्राज्य कहा जाता था कि इसका सूर्य कभी भी
डूबता नहीं है। तो जर्मनी के जो राष्ट्रवाद का एक इंडिकेशन ऑफ विलियम कैसर जो था वहाँ का 1894 में जो शासक बना था, उसने कहा कि हमको भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। दैट मीन्स कि जो नेशनलिज्म था, जर्मन नेशनलिज्म, वो इतना ज्यादा उभर गया था कि अब वो खुद भी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। तो उग्र साम्राज्य राष्ट्रवाद, ग्रेट जर्मन्स एंड इस तरीके के जो है राष्ट्रवाद की अवधारणाएं उपजी, और उसके बाद से क्या हुआ, पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, नेशनल लीग बनाया गया। नेशनल लीग जो था, राष्ट्रवाद से अंतरराष्ट्रवाद को अपनाने का एक दृष्टिकोण सा, कहते हैं कि राष्ट्रवाद से मोह भंग हो गया। लेकिन नेशनल लीग के बाद फिर से एक बार नेशनलिज्म चरम उभार मारा, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद से फिर राष्ट्रवाद, ये सब कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। तो नेशनलिज्म जो है काफी बड़ा फैक्टर है। आज के भी टाइम पे अगर आप देखोगे कि नेशनलिज्म कई तरीके से रोल प्ले करता है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना के साथ रिलेशनशिप में नेशनलिज्म एक फैक्टर है। तो नेशनलिज्म जो है हमेशा से एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निभाने में। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, ये जो होता है ये दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसके कोर में ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। किसी भी देश की विदेश नीति कैसी होगी उसका निर्धारण करने वाला नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दोज एलिमेंट्स constituting a nation's most vital needs and objectives, including such as first factors of the self-preservation, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता, और सैन्य सुरक्षा, और आर्थिक जो है आर्थिक वेलबींग, मतलब इकोनॉमी अच्छे से चल रही हो, तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। और नेशनल इंटरेस्ट जो है विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट भी एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सारे सभी देशों का एक जो अल्टीमेट अगर हम गोल माने, इंटरेस्ट माने, तो ये वो क्या है कि जो उस देश के अंदर रह रहे लोग हैं, सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स, उनका क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उनको एक गुणवत्तापूर्वक लाइफ देनी है, सिक्योरिटी देनी है। ये जो है किसी भी देश का एक लक्ष्य होता है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, उनका विकास करना, और उसी के आधार पर जो है फॉरेन पॉलिसी का भी निर्धारण होता है। तो राष्ट्रीय हित जैसे होते हैं वैसे विदेश नीति होती है, और दो देशों के राष्ट्रीय हित अगर विरोधाभासी हैं तो उनके बीच में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो नेशनल इंटरेस्ट इस तरीके से ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन जो है, कहने का तात्पर्य क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक तरीके से पृथ्वी को ये लोग नीचे से जो है सपोर्ट करके इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर किसी एक साइड में ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि कोई इतना शक्तिशाली नहीं हो जाना चाहिए कि उसके आस पड़ोस के लोगों को डर डर के रहना पड़े। तो ये टर्म यूज्ड इन वेरियस वेज, बट द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इक्विलिब्रियम, एक संतुलन बनाना और उसको बनाए रखना। ठीक है, ये एक बैलेंस ऑफ पावर का मेन फैक्टर है इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, सो दैट वन नेशन अलायंस डज नॉट बिकम वन नेशन या और अलायंस, एक देश या देशों का समूह इतना प्रिपोर्डेंट न हो जाए कि वो दूसरों को जो है डोमिनेट करने के लिए। इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि जो जर्मन राष्ट्रवाद का उभार हुआ था 1817 में, 70s में, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो जर्मनी एक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक, तो यूरोप का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो गड़बड़ हो गया था, और बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ होने के बाद क्या हुआ, यूरोप में अस्थिरता छा गई। जर्मनी चूंकि फ्रांस को जो है एक तरीके से, फ्रांस यूरोप का स्वामी था उस टाइम पे, लेकिन जर्मनी का जब उदय हुआ तो जो सेडोन का युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया की हार, और से क्या हुआ, माना गया कि यह फ्रांस की हार है, क्योंकि फ्रांस को लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ऑस्ट्रिया और प्रसा यानी जर्मनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो फिर क्या हुआ कि जर्मनी का उभार हो गया, और जर्मनी फ्रांस के साथ जो है जर्मनी की विदेश नीति ऐसी रही कि फ्रांस को अलग थलग रखा गया पूरे यूरोप में। क्योंकि जब 1870 में हार हुई थी और अब फ्रांस की, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था कि एल्सेस लॉरेंस नामक जो प्रदेश था वो ले लिया गया था फ्रांस का, जर्मनी के द्वारा। और फ्रांस को अलग थलग रखा गया क्योंकि वो फ्रांस को माना गया कि जर्मनी का कि जो नौ स्वाधीन जो नौ यूनिफाइड जर्मनी है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा फ्रांस है। तो फिर क्या हुआ, गुटबंदी की राजनीति शुरू हुई, और वहां पे जो बिस्मार्क थे उस टाइम पे उन्होंने कई देशों के साथ गुप्त संधियां करी, और एक तरीके से जो है बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ हो गया। फ्रांस अलग थलग पड़ गया, जर्मनी पावरफुल हो गया, ठीक है। लेकिन 1894 में जब बिस्मार्क हट गया, ठीक है, बिस्मार्क को हटा दिया गया चांसलर के पोस्ट से, तो फ्रांस को एक रास्ता मिल गया और उसने ग्रेट ब्रिटेन के साथ या ब्रिटेन के साथ जर्मनी के विरुद्ध क्या किया, एक गुट बना लिया, ठीक। उसके बाद से ये बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया एक तरीके से, और फिर जो यूरोप है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ चला गया। उसके बाद से बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए फिर से वारसाई की संधि हुई थी, और जर्मनी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन हिटलर के बाद क्या हुआ, फिर से एक बार जर्मनी वर्साई की संधि से निकल गया, और फिर से बैलेंस ऑफ पावर एक बार गड़बड़ हो गया। तो ये बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है। बैलेंस ऑफ पावर अब जैसे कि क्या है कि जब बायपोलर वॉर था, कोल्ड वार का एरा, तो उस समय यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों पूरी दुनिया में जो है एक दूसरे की शक्तियों को संतुलित कर रहे थे। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया, तो यूएस एक जो है की मोनोपोली पूरे वर्ल्ड पे चली गई, और पूरी दुनिया जो थी क्या हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। तो उसमें यूएस की पावर बढ़ गई, और यूएस की पावर बढ़ने का मतलब है कि इसका ही जो भी पावर है वो सब यूएस के पास रहेगा, यानी एक तरफ पूरी शक्ति झुक गई थी। लेकिन अब की दुनिया में अब क्या है कि अब कई सारे पावर सेंटर्स उभर रहे हैं, ठीक है। चाइना हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें ज्यादा बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति बनी रहेगी। तो ये इक्विलिब्रियम काफी जरूरी है, ठीक है। नहीं तो यूएस जब था तो यूएस की हेजेमनी पूरी दुनिया पे चल रही थी, दादागिरी। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण टर्म है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये क्या होता है, इसको हिंदी में मानवाधिकार कहते हैं। मानव होने के नाते आपको जो अधिकार मिले हैं, ठीक है, नेचुरल राइट्स भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स है। और ये जो है राइट्स ऑफ ऑल पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्टेट दे माइट इनहैबिट, मतलब किसी भी वो राज्य में देश में रह रहे हो, ठीक है, लेकिन ये राइट्स उनको यूनिवर्सली हर जगह पे मिलेगा। टू फ्री फ्रॉम एब्यूजेस सच एज टॉर्चर और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीफ, political and civil rights, and to enjoy certain minimum economic and social protection, economic and social rights, and specific principles of human rights are set forth in the United Nations 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ठीक है। तो इसमें कुछ जो है विशेष सिद्धांत बनाए गए थे। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स है, ठीक है। और मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट इसलिए महत्वपूर्ण हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय बहुत सारे देशों के नागरिक जो है डिस्प्लेस हो गए थे, वो अपने देशों से दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हो गए थे, शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर वो किसी देश के नागरिक थे तो वहाँ सिटीजन होने का जो अधिकार उनको मिला हुआ था, जब वो किसी दूसरे देश में गए तो वहाँ पे ये अधिकार उनको, फिर सिटीजन होने का अधिकार उनको नहीं मिला था, ठीक। तो ये लोग यहाँ पे अगर दूसरे कंट्री में शरण लिए हुए तो ये अधिकार विहीन हो गए। तो इसलिए माना गया कि अब ये सिटीजन के रूप में अधिकार जो नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने, एक
ह्यूमन होने के नाते इनके ह्यूमन राइट्स कुछ है, और इसी प्रिंसिपल्स को जो है यूनाइटेड नेशंस के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें लेकर के आया गया, ताकि ये लोग जो दूसरे देशों में डिस्प्लेस होकर के बस गए उनको किसी भी प्रकार के इस तरीके के शोषण का सामना न करना पड़े और उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो ह्यूमन राइट्स काफी महत्वपूर्ण है आज। और ह्यूमन राइट्स जो है सरकारों के जो डिक्टेटर्स होते हैं या फिर जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे भी एक मनुष्य की रक्षा करने के लिए, ह्यूमन बीइंग की रक्षा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता। ध्रुवीयता का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि ध्रुव का मतलब होता है एक केंद्र। तो ये एक बेसिकली तीन तरीके की पोलैरिटी होती है। एक यूनिपोलर, यूनिपोलर वर्ड में आप देख सकते हो जैसे कि 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है, तो दुनिया यूनिपोलर बन गई थी। उस समय क्या हुआ था, यूएसए एकमात्र शक्ति के रूप में रह गया था, ठीक है, एंड कैपिटलिज्म एकमात्र आइडियोलॉजी के रूप में रह गई थी। तो क्या हुआ, दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी। यूनिपोलर वर्ल्ड में सारी जो शक्तियों का केंद्र कौन था, यूएसए था, और यूनिपोलर में एक ही ध्रुव होता है, ठीक। बाइपोलर वर्ल्ड में क्या होता है, बाइपोलर वर्ल्ड में दो ध्रुव होते हैं, शक्तियों के दो केंद्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल्ड वार एरा में आप देखोगे यूएसए एंड यूएसएसआर, शक्तियों के दो केंद्र थे, ठीक है। दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी और ये जो है एक दूसरे को संतुलित करने में लगे हुए थे। तो ये एक बायपोलर वर्ल्ड था। फिर आया मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कई सारी कंट्रीज के यहाँ पे फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारी कंट्रीज के मतलब शक्ति के केंद्र पूरी दुनिया में अलग अलग कई जगहों पे बन गए, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। अब चाइना भी एक पावर है, ठीक है, इंडिया भी एक पावर है, रशिया अलग पावर है, ब्राजील, ब्राजील हो गया, ठीक है, जापान हो गया। ये जो है छोटे छोटे कंट्रीज भी अब क्या है कि पावर के सेंटर्स बने हुए हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड इस समय के इरा को, 21st सेंचुरी को, वर्ल्ड ऑर्डर को मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में जाना जा सकता है। तो मल्टीपोलरिटी ज्यादा अच्छी होती है यूनिपोलरिटी और बाइपोलरिटी से। यूनिपोलरिटी में क्या है कि अमेरिका, यूएस का की हेजेमोनी पूरी दुनिया पे छाई रही, ठीक है, यूएस जो चाहता था पूरी दुनिया में करता था। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यूएस जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठन थे जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, इन इन जगहों पे क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन उनसे अपनी बात मनवा लेना, ठीक है, या फिर उन पर थोप देना, ये सारी चीजें चलती है और कोई उनका विरोध भी करने वाला नहीं था। तो इस तरीके से यूनिपोलरिटी में क्या है, एक ही कंट्री ज्यादा डोमिनेट करेगी। बाइपोलरिटी में दो कंट्रीज होंगी, दो गुट हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया को दो भागों में बांट लिए थे। लैटिन अमेरिका को यूएसए ने अपने कॉलोनी के रूप में एक तरीके से डेवलप किया, वहीं एशिया को सेंट्रल एशिया में जो 5 कंट्रीज हैं उनको रसिया ने अपने कॉलोनी के रूप में डेवलप किया, और पूरी दुनिया में जो है इस तरीके की स्थिरता व्याप्त रही। और उस समय हालांकि नैम का कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बायपोलर वर्ल्ड था। मल्टीपोलरिटी में क्या है कि इसमें कोई एक जो है कंट्री या फिर कोई एक आइडियोलॉजी वाला देश किसी दूसरे कंट्री को या किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, ये क्या है कि अब इनका अपोज करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, और ये अलग से अपनी ग्रुपिंग भी कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन है डेवलपिंग वर्ल्ड्स का वो ज्यादा बेहतर तरीके से अब आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। ये जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का, इसमें क्या है कि द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड को ऑप्ट रेदर देन
कोयर्स, यानी बिना बल का प्रयोग किए हुए ऐसी क्षमता कि आप जो है किसी को अपनी तरफ अपने अपने गुणों से या फिर अपने विचारों से या फिर अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे आप जो है आकर्षित करते हो। लाइक इंडिया का जो कल्चर है, ठीक है, जैसे आप मान लो बुद्धिज्म को मान लो। बुद्धिज्म जो इंडिया से ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। बुद्धिज्म वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द इंडिया, और ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। तो जैसे साउथ एशिया के सारे कंट्रीज हैं, तो बुद्धिज्म डिप्लोमेसी क्या है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है। बहुत सारे देश जो है इंडिया में बुद्धिज्म के जो प्लेसेस हैं या इससे रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं आकर्षित होकर के, ठीक है। या फिर भारत की डेमोक्रेटिक जो छवि है, लोकतांत्रिक छवि, उससे प्रभावित होकर के, भारत की जो नीति है साथ में लेकर के चलने की, उससे प्रभावित होकर के, तो ये क्या है कि एक तरीके से सॉफ्ट पावर होती है। इसमें कल्चर भी आ जाएगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो भारत परस्यू करता है वो भी आ जाएंगे। तो इसको मृदु शक्ति कहते हैं, और ये होता है कठोर शक्ति, हार्ड पावर। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री का प्रयोग किया जाता है या फिर आर्थिक जो उपाय है, कुछ किसी देश की कंट्री के व्यवहार को या उसकी हितों को प्रभावित करने के लिए मिलिट्री या आर्थिक उपायों का प्रयोग किया जाता है। उन पे आर्थिक सैंक्शन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, हमला कर देना उनका, ठीक है, जैसे कि चाइना करता रहता है कुछ साउथ चाइना सी में हार्ड पावर पॉलिसी इंडिया के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये हार्ड पावर में आते हैं। शार्प पावर का क्या है कि शार्प पावर में यूज ऑफ मैनिपुलेटिव डिप्लोमेटिक policies by one country to influence the and undermine the political system of the targeted country। तो इसमें क्या है कि वो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का संबंधित जो भी रणनीतियां हैं उनको इन्वॉल्व कर करके लेकर के चला जाता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक काफी लोकप्रिय जो है कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का एरा जो था 1991 90s के दशक में शुरू हुआ था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के एक जगह से किसी भी चीज का पूरी दुनिया में प्रसार, एक तरीके से उसका वैश्वीकरण हो जाना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन पहले भी होता, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी था, लोग आते जाते थे कहीं पे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन की जो गति है वो काफी तेज हो गई है, तीव्र गति हो गई है। मतलब अब इससे क्या हुआ कि किसी भी चीज के गुड्स हो या सर्विसेज हो या मैन हो, ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, वो एक दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर में काफी तीव्रता से चले जाते हैं और आदान प्रदान काफी तेजी से होता है। जैसे कि कहीं पे भी कोई घटना होती है उसको लेकर के सूचनाएं काफी तेजी से पहुंचती हैं। तो लोग, तो क्या है कि ये एक तरीके से वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में ये मेजर जो कॉन्सेप्ट है इसका ओपननेस यानी ओपन योर बॉर्डर। मार्केट की अगर इकोनॉमी के फील्ड से देखा जाए तो फ्री ट्रेड एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड कंट्रीज थ्रू इंक्रीज कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स इनटू अ लार्जर इनफॉर्मल इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। लोगों का एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट काफी तेजी से बढ़ जाए तो उसको ग्लोबलाइजेशन में रख सकते हैं। डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस का मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब स्ट्रेटजी ऑफ हैविंग ए क्रेडिबल काउंटर थ्रेट। अगर कोई खतरा है, ठीक है, तो उससे अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति। स्ट्रेटजी ऑफ हैविंग ए क्रेडिबल काउंटर थ्रेट सो एज टू पोज अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू एन ओपोनेंट कंसिडरिंग एन अटैक। मतलब प्रतिरक्षा होती है एक तरीके से। एक तो पहले डिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला हमारे ऊपर हमला करने की ना सोचे, ठीक। दूसरा, अगर उसने हमला कर दिया तो हम उसको झेल सके, उसको रिप्लाई कर सके, ठीक। तो ये होता है डिफरेंस।
अगर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज की बात करी जाए तो जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंस ज़्यादा है। इंडिया के पास न्यूक्लियर है, ठीक, तो इस पे हमला करने के पहले काफ़ी सोचना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज को। जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर आ गया है, तो अब अमेरिका जो है इराक या ईरान की तरह जो है उस पर एक्शन इस तरीके से नहीं ले सकता, नहीं ले पा रहा है। अमेरिका बैक फुट पे आ गया। नहीं तो जो बुश प्रशासन था, जॉर्ज बुश प्रशासन, उन्होंने एक्सिस ऑफ एविल ऑफ एक्सिस जो थे, उसमें नॉर्थ कोरिया को भी रखा गया था दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी में। उसके बाद से उसने परमाणु बम विकसित कर लिया, और उसी का प्रयास ईरान कर रहा था डेवलप करने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो ये एक तरीके से डिटरेंस है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या है? इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, जो सैन्य रणनीति होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होती है, उससे संबंधित एक तरीके से डॉक्ट्रिन है, जहां पर इन विच अ फुल स्केल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स by two or more opposite sides would cause the complete annihilation of the both attackers and the defenders। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करती हैं, तो क्या होगा कि दोनों जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अटैक करता है, जो डिफेंड करता है, ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, मतलब ध्वस्त हो जाएगा इनका, मतलब एनिहिलेशन हो जाएगा, पूर्णतः विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर प्लान्ड procedures to prevent hostilities, to avoid escalations, to reduce military tensions, and build mutual trust between countries. They have been applied since the dawn of civilization on the or on all continents। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब होता है कि एक विश्वास बहाली, जो विश्वास बहाली होती है दो देशों के बीच में, कि जो है उनको उनकी क्षमताओं के बारे में मालूम है, ठीक है, उसके हिसाब से आपस में जो है वो कोई भी कदम उठाएंगे तो उनसे एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जैसे कि बातचीत होता रहता है गवर्नमेंट्स के लेवल पे, या फिर ट्रैक टू ट्रैक वन डिप्लोमेसी के माध्यम से, ठीक है, ये जो बातचीत चलती रहती है उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आप रख सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड द इंक्रीजिंग interrelationship and mutual dependence among nations, स्पेशली इन एन इकोनॉमिक सेंस। एक तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है जो कंट्रीज की, विशेष करके आर्थिक क्षेत्र में, तो उसको इनको इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं। सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस वो जो होते हैं, सुप्रानेशनल मतलब जो राष्ट्र से भी अलग होते हैं, परे होते हैं, और above all the states which is established for a common rather than state specific goal। सामान्य लक्ष्य के लिए बनाया गया है, ना कि किसी राज्य के स्पेसिफिक गोल के लिए, जैसे कि यूरोपीय कमीशन यू। रोग स्टेट जो है, ये जो पूरा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उससे बाहरी या समझौतों से बाहरी काम करते हैं, उनको रोग स्टेट कहते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। failed state, a state which domestic institutions have collapsed और नॉन फंक्शनल काम ही नहीं कर रहे हैं, या फिर जो घरेलू संस्थाएं हैं वो एक तरीके से खत्म हो गई हैं। तो ये क्या है, ये जैसे कि सोमालिया, सोमालिया क्या है, एक फेल्ड स्टेट के रूप में आप कह सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब है कि बिना युद्ध के ये अपने जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र है उससे अग्रता हासिल करने की जो एक पॉलिसी होती है उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। रेंज ऑफ एक्शंस टेकन बाय अ नेशन टू रिप्रेजेंट एंड परस्यू इट्स इंटरेस्ट। कई सारे एक्शंस लिए जाते हैं उसमें किसी देश के साथ, कूटनीति, कूटनीति इसको हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमेसीज के फॉर्म दिए हुए हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में भी देखेंगे। अपीसमेंट, सिटीजन डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, डिफेंस, डॉलर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इंगेजमेंट डिप्लोमेसी, फ्रीलांस डिप्लोमेसी, गन बोट डिप्लोमेसी, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, पांडा डिप्लोमेसी, पिंग पोंग डिप्लोमेसी,
पब्लिक डिप्लोमेसी, रीजनल डिप्लोमेसी एंड साइंस डिप्लोमेसी, सटल डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो इस तरीके की डिप्लोमेसीज अलग अलग टाइम पे जो है, अभी जैसे कि हमारे इंडिया में मेडिकल डिप्लोमेसी का टर्म काफी यूज कर रहे थे, क्योंकि हम वैक्सीन दे रहे थे। कोविड का जब वेव्स चल रही थी तो उसमें हम हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे थे, तो मेडिकल डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वी विल सी हियर द ट्रैक 9 या डिप्लोमेसी। ट्रैक 9 डिप्लोमेसी का मतलब होता है जैसे कि 9 तरीके के ट्रैक्स होते हैं। बात जैसे सबसे पहला जो होता है गवर्नमेंट्स का, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत चलती रहती है जो दो देशों के बीच में, उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रैक 2 में प्रोफेशनल पेशेवर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, ये सारी जो चीजें आती हैं। ट्रैक 3 में बिजनेस के लेवल पे बातचीत चलती है, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय के बीच में आदान प्रदान होता है। ट्रैक 4 में प्राइवेट सिटीजन्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आपसी आदान प्रदान को ट्रैक 4 डिप्लोमेसी में रख सकते हैं। ट्रैक 5 में रिसोर्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इस लेवल पे जो है एक दूसरे के बीच में क्या होता है, सहयोग डेवलप होता है। ट्रैक 6 एक्टिविज्म, ठीक है, एंड ट्रैक 7 रिलीजियस लेवल पे, ट्रैक 8 फंडिंग के लेवल पे, एंड ट्रैक 9 क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन या कम्युनिकेशन, लोगों का आपस में बातचीत के माध्यम से ये ट्रैक डिप्लोमेसी चलती है, जिसको हम आगे की क्लास में और भी एलेबोरेटली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम या ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।